देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएशन एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत निगोशिएशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग बस इतना है कि अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड निगोशिएशन। फॉर एग्जाम्पल ए क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बी को दे दिया, किसको दे दिया, बी को दे दिया, और बी किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड निगोशिएशन। तो निगोशिएशन का मतलब कुछ नहीं, किसी और इंसान को, जैसे देखो पहले ओनर कौन था, ए था, फिर कौन बन गया, बी, और फिर कौन बन गया, सी, तो दैट इज कॉल्ड निगोशिएशन। ठीक है, तो निगोशिएशन का मतलब क्या होता है, एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको थोड़ा ठीक कर लोगे, एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएशन मीन्स द प्रोसेस, निगोशिएशन वो प्रोसेस है बाई विच अ पर्सन इज कंस्टिट्यूटेड, मतलब जिसके जरिए किसी भी इंसान को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे ए जो था पहले होल्डर था, फिर कौन बन गया, बी, और फिर कौन बन गया, सी, तो किसके थ्रू बना, निगोशिएशन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड निगोशिएशन। तो निगोशिएशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पर्सन क्या करता है, किसी और पर्सन को क्या बनाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर, ताकि उसको पैसा मिल जाए। जैसे पहले ए के पास था तो पैसा किसको मिलता है, ए को, फिर बी के पास गया तो पैसा किसको मिलेगा, बी को, सी के पास गया तो पैसा किसको मिलेगा, सी को, तो दैट इज कॉल्ड निगोशिएशन। सो निगोशिएशन का मतलब क्या होता है, इज अ प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए अ पर्सन इज कंस्टिट्यूटेड, या अ पर्सन इज मेड, मेड भी लिख सकते हो यहाँ पे, अ पर्सन इज मेड द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंसान को क्या बनाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का होल्डर। यहाँ तक लिखोगे चल जाएगा, बट ट्राई करना एक्स्ट्रा लिख देने का, सो एज टू इंटाइटल हिम टू द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड रिसीव द अमाउंट देयर ऑफ, ताकि उसको हम लोग क्या करें, इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन दे दे, ओनरशिप दे दे, और ताकि उसको अमाउंट क्या हो जाए, या पैसा जो है उसको मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड निगोशिएशन एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, स्टेट वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ये ऑलरेडी भी कर चुके हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में अंतर क्या होता है, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है, एंड प्रॉमिसरी नोट एक क्या होता है, प्रॉमिस होता है। ये सिंपल सा है। स्टेट ओनली वन फैक्टर दैट हैज़ टू कंसिडर ड्यूरिंग द भाउचिंग। देखो जब भाउचिंग करेंगे तो कोई भी एक फैक्टर जिसको दिमाग में तुमको रखना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ कि हम किसी कंपनी के भाउचर के हेल्प से उसके मान लो जर्नल एंट्रीज को चेक कर रहे हैं, तो क्या चीज़ दिमाग में रखेंगे कि ये जो भाउचर होना चाहिए दैट मस्ट बी सीरियली अरेंज्ड। समझ में आया क्या, भाउचर डेट वाइज होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो भी जर्नल होगा वो क्या होगा, डेट वाइज होगा। सो वन फैक्टर वाइल भाउचिंग दैट भाउचर मस्ट बी अरेंज सीरियली एंड दे आर इन द नेम ऑफ द क्लाइंट। देखो दो पॉइंट यहाँ पे बैठा दिया, भाउचर क्या होगा, सीरियली होगा, और किसके नाम पे होगा, क्लाइंट के नाम पे, खत्म। गिव एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इम्प्लाइड ऑथोरिटी होता क्या है, और एक इम्प्लाइड ऑथोरिटी का एग्जांपल दो। देखो इम्प्लाइड ऑथोरिटी का मतलब होता है कि जब पार्टनर्स को कोई भी पावर, देखो पार्टनर्स को कोई भी पावर जब मिलता है ना, तो दो तरीके से मिलता है, या तो एग्रीमेंट से मिलता है, या फिर पार्टनरशिप एक्ट से मिलता है। समझ में आ गया, पार्टनर्स को कोई भी पावर दो जगह से मिलता है, या तो एग्रीमेंट से मिलता है या फिर क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट से मिलता है। तो जो पावर पार्टनर को एग्रीमेंट से मिलता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस, और जो एक्ट से मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लाइड। ठीक है, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अप्रोप्रिएशन का जब किए तो वहाँ पे देखे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन देखना 6% का मिलता है अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो अथॉरिटी हो गया वो एक्सप्रेस है कि इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड, क्योंकि वो एक्ट से मिला है। ऐसा बहुत सारा अथॉरिटी होता है पार्टनर्स को। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्रेस अथॉरिटी का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता था, वो क्या था, एक्सप्रेस। जो एग्रीमेंट से मिलेगा, यानी जो पार्टनरशिप डीड से मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेस, और जो पार्टनरशिप एक्ट से मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर इज बाई एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ फार्म। देखो पार्टनर को अधिकार है कि वो फार्म के तरफ से सामान को क्या कर सकता है, सेल भी कर सकता है और बाई, और ये अधिकार एग्रीमेंट से नहीं बल्कि पार्टनरशिप एक्ट से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज अ फेयर वेदर पार्टनर। देखो फेयर मतलब क्या होता है, क्लियर, वेदर मतलब मौसम समथिंग, एंड पार्टनर है ना, मतलब एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, लॉस में हिस्सा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेयर वेदर पार्टनर। ठीक है,
फेयर वेदर पार्टनर इज अ पार्टनर हु शेयर ओनली प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विदाउट बीइंग लाइबल फॉर द लॉसेस। सिंपल सा डेफिनेशन है, फेयर वेदर पार्टनर इज अ पार्टनर हु शेयर ओनली प्रॉफिट, जो सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा, एंड विदाउट बीइंग, या ही इज नॉट लाइबल इन लॉसेस, या विदाउट बीइंग लाइबल फॉर द लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंश्योरेंस कराएंगे तो हम इंश्योरेंस कंपनी को मंथली या क्वार्टरली कुछ ना कुछ पैसा तो देंगे, तो हम जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं 200 या 300 रुपया, इस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। तो देखो या इसका डेफिनेशन जानने के लिए तुमको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग कहते हैं इंश्योरर, और हम लोग क्या बन जाते हैं, इंश्योर्ड। माने जो पैसा इंश्योर्ड किसको देता है, इंश्योरर को देगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम जब दोगे तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ मनी, कैश में ही पैसा देना पड़ेगा, कैश या चेक, ठीक है। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम इज द मनी कंसिडरेशन, इस पॉइंट को मत छोड़ना गलती से भी। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब कौन सा कंसिडरेशन होगा, मनी में देंगे, किसको देंगे, विच इज पेड बाय द, जो पेड करता है, कौन पेड करता है, इंश्योर्ड करेगा, मतलब हम लोग, टू द इंश्योरर, इंश्योरर का मतलब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डबल इंश्योरेंस, ये तो बहुत बार आया हुआ है। डबल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब एक ही सब्जेक्ट मैटर को, जब एक ही सब्जेक्ट मैटर को एक से ज़्यादा इंश्योरेंस करवा देते हैं, जब एक ही सब्जेक्ट मैटर का एक से ज़्यादा इंश्योरेंस ले लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल इंश्योरेंस। जब एक ही सब्जेक्ट मैटर का मोर देन वन, एक से ज़्यादा इंश्योरेंस करवा लिए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डबल इंश्योरेंस। जैसे मेरे पास एक बाइक है बट उसका हम 2 बार इंश्योरेंस करा दिए, मैंने 2 इंश्योरेंस कंपनी के पास करा दिए, तो ये इंश्योरेंस क्या कहलाएगा, डबल इंश्योरेंस। अच्छा, वन सेम सब्जेक्ट मैटर, मतलब एक ही सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, सेम मतलब एक ही सब्जेक्ट मैटर, इज इंश्योर्ड विथ मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी। जब एक ही सब्जेक्ट मैटर का एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के बाद हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल इंश्योरेंस, ठीक है। तो व्हेन सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विथ क्या, मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी, इट इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस। सिंपल सा बात है, एक से ज़्यादा ले लिए मतलब ही तो डबल हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखो नॉमिनेशन के बारे में तो सुने होंगे, अगर LIC या बैंक में भी है वगैरह तो डबल इंश्योरेंस का बात हो गया। नॉमिनेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, देखो अगर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़े हो तो वहाँ पे पता होगा कि एक नॉमिनेशन होता है, मतलब जो इंश्योरेंस कराया या जिसका इंश्योरेंस हुआ उसके डेथ के बाद जिसको पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनी कहते हैं, ठीक है। तो उस नॉमिनी का नाम इंश्योरेंस कंपनी को देना कि मेरे डेथ के बाद इसको पैसा मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, नॉमिनेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है टू डेजिग्नेट, मतलब बनाना, ठीक है, क्या देना, अ स्पेसिफिक पर्सन टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। मतलब जब पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाएगा तो वो पैसा जिसको मिलेगा, ठीक है, उसका नाम क्या करना, डेजिग्नेट करना, उसका नाम देना, क्या कहलाता है, नॉमिनेशन, ठीक है। तो नॉमिनेशन इज अ प्रोसेस टू डेजिग्नेट, नॉमिनेशन एक प्रोसेस है कि नाम देने का, किसका, और स्पेसिफिक पर्सन का, ताकि क्या हो, टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी, ताकि उसको पॉलिसी का बेनिफिट या फायदा या अमाउंट जो है वो मिल जाए। कब मिलेगा, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जब पॉलिसी होल्डर का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑडिट नोटबुक। सिंपल सा दिमाग में रखोगे, एक नोटबुक या डायरी टाइप का है, ठीक है। जब ऑडिटर खुद या फिर ऑडिटर का स्टाफ जब ये ऑडिट का काम करता है, किसका काम करता है, ऑडिट का, उस कंडीशन में अगर कुछ डाउट अराइज हो गया काम करते करते कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, तो इस डाउट को ये लोग ऑडिट नोटबुक में लिख लेता है और उसका आंसर क्या करता है, किसी और से लेकर के आंसर भी वहाँ पे लिख लेगा। जैसे कि ये भाउचर खो गया तो वहाँ लिखेगा कि ये वाला भाउचर खोया हुआ है, और फिर किसी से पूछेगा कि ये भाउचर क्यों खोया है, कहाँ पर है, तो उसका जो आंसर होगा वो भी यहाँ पे लिख लेगा। मतलब ऑडिट नोटबुक में कुछ नहीं होता है, ऑडिटर या उसके स्टाफ का क्या होता है, डाउट और उसका आंसर, माने क्वायरीज और उसका रिप्लाई,
ठीक है। तो ऑडिट नोटबुक इज अ रिटन स्टेटमेंट। ऑडिट नोटबुक क्या होता है, सिंपल सा बात है, रिटन ही होगा। किस चीज का स्टेटमेंट है, ऑफ द क्वायरीज। क्वायरीज का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस मेड बाय द ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट माने ऑडिट के स्टाफ का क्वेश्चन, एंड रिप्लाई देयर ऑन, और उसका क्या, रिप्लाई। क्लियर हुआ क्या बोले। तो ऑडिट नोटबुक क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है, क्वेश्चंस ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट होता है और उसका रिप्लाई होगा। अच्छा, ऑडिट नोटबुक रखता कौन है, मेंटेन कौन कौन करता है, इसको ऑडिटर भी मेंटेन कर सकता है और उसका स्टाफ भी मेंटेन कर सकता है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि नोटबुक है, दोनों रखेगा, ऑडिटर भी और उसका स्टाफ भी। स्टेट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। देखो ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है ऑडिट वर्क का पूरा ब्लूप्रिंट, कि हमको कब जर्नल चेक करना है, कब लेजर चेक करना है, कब ट्रायल बैलेंस चेक करना है, कौन जर्नल करेगा, कौन लेजर करेगा और कौन ट्रायल बैलेंस करेगा। तो इस ऑडिट प्रोग्राम का लिमिटेशन क्या होता है, देखो सबसे पहला बात कि अगर मेरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो ये जो मेरा प्लान है या ये जो ऑडिट प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, काम आएगा क्या, काम नहीं करेगा। तो इट डज नॉट वर्क इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। दूसरा क्या है, लॉस ऑफ इनिशिएटिव। मतलब हम अगर तुमको प्लान करके बता दिए कि तुमको यही काम करना है, तो तुम अपना मन से कुछ काम कर पाओगे, तुम्हारा माइंड वहाँ चलेगा नहीं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। देखो छोटा मोटा कंसर्न ऑडिट प्रोग्राम नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रॉस चेक। देखो क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है, पहले भी समझा चुके हैं। द क्रॉस चेक हैज टू शॉर्ट पैरेलल लाइंस मार्क्ड अक्रॉस इट्स फेस। ठीक है, माने वो चेक जिसके फेस में दो ठो शॉर्ट पैरेलल लाइंस होता है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। क्रॉस चेक कैन नॉट बी इनकेस्ड ओवर द बैंक काउंटर। एक चीज क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्रॉस चेक को बैंक काउंटर में इनकास्ट नहीं करा सकते। इनकास्ट नहीं कराने का मतलब क्या हुआ कि चेक लेके जाओगे तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ जमा करना पड़ेगा, बैंक में। व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, ये थोड़ा रटना पड़ेगा। हम लोग को सेक्शन याद है पी, बी और सी का, सेक्शन 4, 5 एंड 6। पी मतलब प्रोमिसरी नोट का सेक्शन 5 है, बिल ऑफ एक्सचेंज का सॉरी प्रोमिसरी नोट का 4 है, बिल ऑफ एक्सचेंज का 5 है एंड चेक का कितना है, 6 है। पीबीसी करके याद रखना है, 4, 5, 6। तो प्रोमिसरी नोट पी मतलब 4, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होगा बट किस में होगा, राइटिंग। अगर फीचर आता है ना तो डेफिनेशन याद होगा, आराम से लिख लोगे। तो प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन, सबसे पहला चीज राइटिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसका मतलब होता है प्रॉमिस। ठीक है, साइन बाय द मेकर, जो बनाएगा वो साइन करेगा, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। मतलब प्रोमिसरी नोट में किस चीज का पेमेंट का प्रॉमिस होगा, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, पैसे को पे करने का। ठीक है, टू द ऑर्डर और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब प्रोमिसरी चेक जो होता है ना वो ऑर्डर भी हो सकता है और बियरर भी हो सकता है। ऑर्डर होगा तो जिसका नाम लिखा है उसी को पैसा मिलेगा, और बियरर है तो जिसको चेक या जो भी प्रोमिसरी नोट मिलेगा उसी को पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब क्या होता है, देखो द चेक विच इज पेबल टू अ पार्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। जो चेक या तो किसी पार्टिकुलर इंसान को मिलेगा या फिर उसके ऑर्डर से मिलेगा, इस चेक को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर चेक। अगर चेक देखे होगे तो पे के बाद एक ब्लैंक रहता है और एक रहता है बियरर के बाद एक तो ब्लैंक। तो पे के बाद अगर एक्स का नाम लिख दिए तो इस चेक का पैसा किसको मिलेगा, एक्स को, या फिर एक्स अगर इसके पीछे में लिख देता है कि पे टू वाई, तो फिर चेक का पैसा किसको मिलेगा, वाई। तो जब चेक का पैसा या तो किसी पार्टिकुलर पर्सन मतलब या तो एक्स या फिर एक्स के ऑर्डर से, किसके ऑर्डर से, किसी और को मिलेगा, इस चेक को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर चेक। हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस इज अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, 3 डेज का। याद रखना बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने दिन का, 3 डेज का। हम लोग एक और चीज पढ़े हैं 3 मंथ, लेकिन वो क्या होता है, चेक का वैलिडिटी होता है कितने महीने का, 3 महीने का। तो दोनों को बीच को मिक्स मत कर देना। ग्रेस पीरियड का मतलब एक्स्ट्रा कितना मोहलत तुमको देंगे, तो 3 दिन, उससे ज़्यादा थोड़ी देंगे। लेकिन अगर हम बात करें बिल ऑफ चेक का वैलिडिटी कितने महीने का होता है, तो कितना महीना, 3 महीना कह लो, या 90 डेज भी इसको हम लोग कह सकते हैं। फिर व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर्स लोग के बीच का जो एग्रीमेंट होता है, पहली बात वो ऑप्शनल है, सॉरी जो एग्रीमेंट है वो कंपलसरी है,
लेकिन वो एग्रीमेंट रिटर्न होगा या वर्बल वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर्स लोग के बीच में एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट क्या है, रिटर्न है, क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। डेफिनेशन है पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। पहला चीज पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट है कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होगा, एग्रीड अपॉन बाय ऑल दी पार्टनर, जिसको हर पार्टनर क्या किया, एग्री किया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी वन राइट ऑफ द माइनर पार्टनर। देखो माइनर पार्टनर का मतलब क्या होता है कि द पार्टनर हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी, जो एज ऑफ मैच्योरिटी को अटेंड नहीं किया है, मतलब जिसका एज 18 साल से क्या है, कम है, इसको हम लोग कौन सा पार्टनर कहेंगे, माइनर पार्टनर। अब देखो भले तुम छोटा मोटा पार्टनर हो, माइनर पार्टनर हो, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो राइट्स होगा फार्म में। तो राइट्स क्या है कि अगर हम माइनर पार्टनर भी है तो फार्म का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो वन राइट ऑफ माइनर पार्टनर इज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। माइनर पार्टनर का एक अधिकार क्या है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट यानी कि चेक कर सकता है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द शेयर ऑफ प्रॉफिट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इफ इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा गया है कि पार्टनर्स लोग किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेगा, देन हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इक्वली शेयर करते हैं, ये तो पता ही है। नेक्स्ट है, कैन अ माइनर बी अ पार्टनर, क्या जिसका एज 18 से कम है क्या वो पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर बन सकता है। तो सिंपल सा आंसर पहली बात ना होगा, फिर क्लियरली मेंशन करेंगे कि वो बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में बनेगा, फार्म के प्रॉफिट में, क्योंकि माइनर है, ठीक है, इसीलिए उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। नो नो अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, नो अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट ही कैन बी एडमिटेड ओनली इन द प्रॉफिट ऑफ द फार्म। उसको फार्म के कहाँ पे एडमिट कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में। नो अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड ओनली इन द प्रॉफिट ऑफ द फार्म। व्हाट इज स्पेशल पार्टनरशिप। देखो स्पेशल का मतलब क्या होता है, कोई स्पेशल काम के लिए, मतलब जब हम लोग कोई स्पेशल काम के लिए पार्टनरशिप कर दिए या स्पेशल टाइम के लिए पार्टनरशिप कर दिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल पार्टनरशिप। इसका दूसरा नाम है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या नाम है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो स्पेशल पार्टनरशिप का मतलब होता है वो पार्टनरशिप जो या तो स्पेशल टाइम या फिर स्पेशल पर्पस के लिए किए। फॉर एग्जांपल ब्रिज बनाने का अगर पार्टनरशिप करते हैं तो वो पार्टनरशिप कब तक चलेगा, जब तक ब्रिज नहीं बनता है, तो वो पार्टनरशिप क्या हो गया, स्पेशल पार्टनरशिप। या फिर पार्टनरशिप करते हैं कि जैसे रास मेला में चलता है 1 महीने का पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप क्या हो गया, स्पेशल पार्टनरशिप। मतलब एक ऐसा पार्टनरशिप विच इज कंडक्टेड फॉर स्पेसिफिक टाइम, या तो कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए कर दिए, या 30 डेज का हो गया, या 1 ईयर का हो गया, या फिर कोई स्पेशल पर्पस, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, तो इसको हम लोग कौन सा पार्टनरशिप कहते हैं, स्पेसिफिक पार्टनरशिप। और इसका दूसरा नाम क्या है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप, या फिर इसको हम लोग टाइम पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। देखो पार्टनरशिप के तो बारे में पता है कि बिजनेस चलता है प्रॉफिट के पर्पस के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए। और को ओनरशिप का मतलब सिंपल सा ये होता है, को ओनरशिप का मतलब होता है जब एक ही प्रॉपर्टी का 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्या हो, ओनर हो। जैसे मान ले एक पार्टनरशिप बिजनेस में तो तुमको पता है कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होगा, ये कंपलसरी है, एग्रीमेंट का होना पार्टनरशिप में क्या होता है, कंपलसरी। लेकिन हम और तुम मिल करके एक घर खरीद लिए, तो क्या यहाँ पे एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है, मेरा और तेरा घर खरीदने का होगा, बट मेरा तेरे बीच में एग्रीमेंट का होना कंपलसरी नहीं है। प्लस हम लोग पार्टनरशिप क्यों करते हैं, ताकि प्रॉफिट कमा सके। लेकिन दोनों मिल करके एक बिल्डिंग खरीदे, उसका उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 36 वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है, क्या होता है, इस चीज़ को याद रखना। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। अगर फीचर तुमसे पूछेगा ना तो लिख देना बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल क्या होगा, ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो होगा लेकिन कोई कंडीशन वहाँ पे नहीं। साइन बाय द मेकर, ये सब फीचर ही है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें बोला जाता है कि एक पर्सन एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा, या तो एक्स को या फिर उसके ऑर्डर से किसी और को। व्हाट आर द डिफरेंट पार्टीज टू द चेक। देखो चेक में
कौन कौन से पार्टीज होते हैं उसके पहले बता दें कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीनों के बारे में जब पढ़ते हैं तो प्रॉमिसरी नोट 2 नाम है तो कितना पार्टीज होगा 2, बिल ऑफ एक्सचेंज 3 है तो नंबर ऑफ पार्टीज कितना होगा 3, और चेक का अगर बात करें तो चेक में भी 3 होता है। रीजन ये है कि चेक भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, क्लियर, बट चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है, ठीक है, और चेक का वैलिडिटी कितने महीने का होता है 3 मंथ का होता है, ठीक है। तो डिफरेंट पार्टीज का नाम क्या होगा चेक में, 3 पार्टीज होगा, ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखो डायरेक्टली चेक ना कह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बात किया गया, मतलब अल्टीमेटली चेक वाला ही डेफिनेशन लिखना है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ड्रॉइंग 2 शॉर्ट पैरेलल लाइंस ऑन द फेस ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के फेस में 2 शॉर्ट पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना ही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो क्रॉसिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ड्राइंग 2 शॉर्ट पैरेलल लाइन ऑन द फेस ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फेस में अगर हम 2 शॉर्ट पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और क्रॉसिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल होता है, ओनली चेक में। इस चीज को दिमाग में रखना है कि क्रॉसिंग सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, चेक में होता है, और कहीं भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट में क्रॉसिंग नहीं होता है। हु इज द इंश्योरर, देखो इंश्योरर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है, हम अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस कराते हैं तो हमको कहा जाएगा इंश्योर्ड, और इंश्योरेंस कंपनी को कहा जाएगा, नाम है, इंश्योरर कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, इंश्योरर। तो देखो इंश्योरर कौन है, देखो हम क्या पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, प्रीमियम, और वो क्या करता है, लॉस होने के बाद मेरे को कंपनसेशन। तो जो हमको कंपनसेशन पे करता है लॉस के बाद उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंश्योरर कहेंगे ना, ठीक है। द पार्टी दैट प्रॉमिस टू पे मनी और इंडेमनीफाई अदर पार्टी ऑन एक्यूरेसी ऑफ सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड इंश्योरर। अब तुमको दिमाग में आएगा कि हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो प्रॉमिस करता है कि पैसा देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंश्योरर कहेंगे, लेकिन हम 2 बार लिखा है। द पार्टी दैट प्रॉमिस टू पे मनी, मनी पे करेगा मतलब जितना दिए है सारा दे देगा, और इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है, जितना लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ उतना ही देगा। तो मनी का अगर बात कर रहे हैं तो हम समझना लाइफ इंश्योरेंस का बात कर रहे हैं, और इंडेमनीफाई का अगर बात करते हैं तो समझना हम जनरल इंश्योरेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पार्टी दैट प्रॉमिस टू पे मनी और इंडेमनीफाई द अदर पार्टी, मतलब जो पार्टी क्या कर रहा है, प्रॉमिस टू पे कर रहा है या फिर इंडेमनीफाई करेगा किसको, अदर पार्टी को, मतलब हम लोग को, कब करेगा, ऑन ऑक्यूरेंसी ऑफ सर्टेन इवेंट, अगर कोई भी स्पेसिफिक घटना होगा तो उस पार्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंश्योरर कहते हैं, जिसको हम लोग इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखो सिंपल सा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पहली बात की ये लाइफ इंश्योरेंस का है क्योंकि जॉइंट लाइफ का बात किया गया है, मतलब जब 2 जन का एक ही इंश्योरेंस, ठीक है, जब 2 जन के बदले एक ही इंश्योरेंस लिया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। 2 भी हो सकता है और 2 से ज्यादा भी हो सकता है, बेसिकली ये पार्टनरशिप फॉर्म में काम आता है। तो क्या बोला कि देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन्वॉल्व्स इंश्योरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइफ्स, देखो या तो 2 या फिर 2 से क्या ज्यादा लाइफ्स का, लाइफ्स का मतलब क्या होता है, लाइफ जिंदगी का, टेकिंग पॉलिसी इन्वॉल्व्स इंश्योरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइव्स, लेकिन कैसे, साइमल्टेनियसली, एक ही बार में या एक ही इंश्योरेंस में जब 2 जन का इंश्योरेंस या 2 से ज्यादा जन का इंश्योरेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जैसे कि जॉइंट अकाउंट होता है बैंक में, सेम वैसा ही होता है। तो साइमल्टेनियसली वर्ड याद रखना, और अगर ये याद ना हो तो एट द सेम टाइम भी लिख सकते हो। तो फिर क्या बनेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन्वॉल्व्स इंश्योरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइव्स एट द सेम टाइम, ठीक है।